रात होने का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। किसी किसी के लिए यही रात जुल्म बन जाती है। अगर वो कहीं ऐसी जगह पे नौकरी करता है जो शहर से थोड़ा बाहर है, या तो थोड़ा सुनसान जगह है। मतलब ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो शहर से थोड़ी दूर पे बनाई जाती हैं। और अगर वहाँ पे आप सिर्फ रास्ते से जाएंगे ना, तो ही आपको इतना भयानक लगेगा कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। ऐसी ही कुछ कहानी है अमर की। अमर की उम्र तो अभी 55 साल है, लेकिन ये अमर की कहानी है जब वो 22 साल का था। तो अमर ने मुझे स्टोरी भेजी। वो मेल नहीं लिख पाते थे, तो उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा और मुझसे बात करके बताया। अमर जब 22 साल के थे तो उनके घर में उनकी मम्मी, उनके पापा और उनकी एक छोटी बहन रहती थी, और उनके मामा रहते थे, क्योंकि नानी और नाना की डेथ हो चुकी थी पहले ही। तो मामा के साथ और पापा के साथ अमर रहते थे। अब जैसे जैसे बड़े होने लगे, एक दिन अचानक से उनके पापा की डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में। अब अमर के कंधे पे घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। मतलब घर पे अमर को छोड़ के बाकी कोई नहीं था जो घर की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि मामा उनके पैर से ठीक नहीं थे। मतलब वो कोई नौकरी वोकरी कर नहीं सकते थे। अब अमर के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि घर के बाहर जाके कोई नौकरी करे और अपने घर का खर्चा चलाए और जिम्मेदारी उठाए। अमर बहुत सर्च करता है, लेकिन उसको इजीली कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। अभी अमर की उम्र भी 20-22 साल हो गई थी। अब अमर क्या करता है कि उत्तराखंड में वो किसी पहचान वाले ने उसे बताया कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पे एक वैकेंसी है, अगर तुमको नौकरी करनी है तो वहाँ पे चले जाओ। और इस समय अमर की कंडीशन ऐसी थी ना कि अमर को कोई भी नौकरी चलती थी। मतलब चाहे वो उत्तराखंड में हो। अमर के बारे में मैंने नहीं बताया, अमर का घर गोरखपुर में है, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और वहाँ से उत्तराखंड अमर गया अपनी जॉब करने के लिए, जॉब के चक्कर में। रात की 11 बजे की गोरखपुर से बस पकड़ता है अमर, और अपने मम्मी, अपने मामा, अपनी बहन को बाय बोल के, और वो चल देता है अपनी नौकरी के लिए। लेकिन अमन को ये नहीं पता था कि आगे जाके उसके साथ इस नौकरी के चक्कर में क्या होने वाला है। ये उसके इमेजिनेशन से भी परे था। क्योंकि ये जो पेट्रोल पंप था ना, ये उत्तराखंड, अगर आप कभी गए होंगे, पहले उत्तराखंड के उस जगह के बारे में बताता हूँ। परेवल करके गांव है। अगर आप उत्तराखंड में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारी रोड ऐसी है ना जो एकदम पहाड़ों के बीच में बनी है, और ऐसी जगह पे रात को कोई नहीं जाता। क्योंकि एक तो सिक्योरिटी स्टेप्स नहीं लगे होते कि अगर आप वहाँ से नीचे गिरो तो डायरेक्ट इतने नीचे चले जाओगे कि आपको कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। तो ऐसी ही कुछ जगह पे पेट्रोल पंप था। जब उत्तराखंड में वो पहुँचा और बस से नीचे उतरा, तो वो एरिया ही देख के अमर एकदम हैरान रह गया कि ऐसे एरिया में आखिर कौन आता होगा पेट्रोल पंप भरवाने। लेकिन उत्तराखंड का हर एक स्पॉट घूमने जैसा है। मतलब अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो एडवेंचरस लगेगा। अगर आप वहाँ और पहाड़ों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी मंदिर है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ बहुत एडवेंचरस लगता है, एकदम माउंटेन टाइप का लगता है। अमर जैसे ही वहाँ पे उतरता है और अपना बैग लेके धीरे धीरे वो जाने लगता है, क्योंकि आज के 20-25 साल पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी कि कोई तुरंत ऑटो मिल जाए, रैपिडो मिल जाए, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं थी। अमर धीरे धीरे करके वहाँ से 7-8 किलोमीटर था बस स्टैंड से, जो लोकेशन उसको बताया गया था। अमर धीरे धीरे उस पेट्रोल पंप की सर्च में निकल जाता है। अमर 1-1.5 घंटे बाद जैसे ही देखता है कि एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम का बोर्ड दिखा उसको, अमर को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं। इस समय सुबह के कुछ 8:30-9 बज रहे थे। अमर वहाँ पे पहुँचता है। अब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अमर फैमिली को तो फ़ोन नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था और ना ही उसके फैमिली के पास फ़ोन था। तो अमर चिट्ठी लिखता था, और उसके घर में सिर्फ उसकी बहन थी जो चिट्ठी पढ़ पाती थी। बाकी ना मामा पढ़ पाते थे और ना ही मम्मी पढ़ पाती थी। अमर वहाँ पे पहुँचा तो एक चिट्ठी लिखा अपने घर वालों को कि मैं पहुँच गया हूँ और मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई। उस समय अमर बता रहा था कि उनको जो नौकरी पे मतलब रखा गया था, उस समय उनकी सैलरी थी 1200 रुपये, और 1200 रुपये पे उनको जॉब पे रखा गया था। लेकिन ये जो 1200 रुपये थे, अमर के लिए आज के 12,000 रुपये के लिए काम कर रहे थे। कि मतलब 1200 रुपये बहुत होते थे अमर के हिसाब से उस टाइम, और होते भी थे, क्योंकि आज के 25 साल पहले 1200 रुपये कहाँ किसी को नसीब होता था। भाई यहाँ तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अमर अब जॉब पे जाने लगता है तो उसको नाइट शिफ्ट मिलती है। अब जब अमर पहले दिन जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसके साथ और भी कलीग्स हैं जो काम करने वाले हैं। एक मैनेजर रहता है जो रात को उसके साथ वहाँ पे रुकता था, मतलब पेट्रोल पंप पे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। अमन की जान पहचान हो गई, और अमन एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल गया, और सब कुछ एकदम बढ़िया चलने लगा। नौकरी करते करते अमन को यहाँ पे 1-1.5 साल बीत गए थे।
अब तक अमन घर नहीं गया क्योंकि अमन की एक बड़ी बहन थी, तो अमन सोच रहा था कि अब जब घर जाऊंगा तो थोड़े इतने पैसे हो जाएं कि अपनी बहन की शादी कर लूँगा और मामा के इलाज के लिए भी थोड़े पैसे हो जाएंगे। अब यही सब सोच के अमन नहीं घर जा रहा था, घर जाने का डिसीज़न वो ले नहीं पा रहा था। अब सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे उस एरिया में एक दिन पहाड़ गिर गया, और पहाड़ गिरने की वजह से ना वहाँ पे मतलब जो ट्रांसपोर्टिंग वगैरह थी बंद हो गई थोड़ी सी, और लोग कम आने जाने लगे क्योंकि सबको ऐसे न्यूज़ तो स्प्रेड होती ही है, सबको फैला कि वहाँ पे पहाड़ गिर गया है तो रास्ता बंद है। ऐसे 1 डेढ़ महीने से बहुत वहाँ पे कम कस्टमर आते थे, और ख़ासकर रात में तो बिल्कुल भी कस्टमर वहाँ पे नहीं आते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि अमर और एक लड़का जो वहाँ पे उसके साथ रात को रुकता था, ये 2 जन रहते थे। तो उसके बॉस ने क्या किया, जो पेट्रोल पंप का बॉस था, उसने बोला कि रात को आता नहीं है कोई, तो अब ऐसे करो कि 1 जन ही काम करो रात को। 1 जन काम करेंगे और एक मैनेजर रहेगा, 2 जन बहुत हैं क्योंकि अभी ज़्यादा स्टाफ रख के कुछ मतलब है नहीं। अमर को भी बात ठीक लगती है कि भाई कोई बात नहीं, सही बात, बहुत काम नहीं है। तो जो दूसरा वाला अमर का दोस्त था उसको डे शिफ्ट में डाल दिया गया। अब अमर रात को अकेले नाइट शिफ्ट में बसता है, और उसका एक मैनेजर जो कैबिन में जाके हमेशा बैठे रहता था। अब वो रात आई जिस रात अमर के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो अमर को पूरी मतलब अमर की पूरी ज़िंदगी ही बदल देता। मतलब अमर की ये जो रात थी ना, ये रात सिर्फ नॉर्मल नहीं थी, अमर के लिए ये पूरी एकदम एडवेंचरस रात थी। मतलब एक ही रात में वो इतने सारे डिसीजन लेके गांव भी पहुंच गया, और उसके साथ इतने बड़े कांड हो गए जो आप आगे सुनेंगे। आता है 7:30-8 बजे अमर अपनी नाइट शिफ्ट के जॉब पे आता है, और जब वो घर से निकल रहा था तभी आज उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अमर को मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। आज थी अमावस्या की रात। तो अमावस्या की रात को बहुत सारी निगेटिव एनर्जी होती हैं जो हमेशा बाहर होती हैं। मतलब अमावस्या की रात ना निगेटिव एनर्जी के लिए ही बनी होती है, ऐसा लगता है। अब अमर जब पैदल निकलता है जाने के लिए 8:30 बजे के लगभग अपने पंप पे, तो अमर को रास्ते में ही बड़ा अनकंफर्ट लग रहा था, डर सा लग रहा था अमर को अंदर से। अमर को ऐसे लग रहा था कि आज कोई एक ऐसी एनर्जी है जो उसको मतलब फॉलो कर रही है, मतलब उसको पीछे पीछे आ रही है। उसको ऐसे ना बहुत डाउट्स हो रहे थे आज। अमर जब पहुंचता है पंप पे तो देखता है कि उसका मैनेजर जो नाइट शिफ्ट वाला था वो भी बैठे रहता वहीं पे, मतलब अंदर जाके ऑफिस में बैठे रहता है। अमर आता है अपने दोस्त से बात करने लगता है पंप पे खड़े होके, क्योंकि उसका टाइम ओवर होता और इसका ड्यूटी ऑन होता। अब अमर का दोस्त अपना हालचाल बता के और फिर इसको गुड बाय कह के चला जाता है। अब अमर अपना जो उसका ये था यूनिफॉर्म था पहन के और आ जाता है, पंप पे खड़े हो जाता है। अब सामने से जो गाड़ियाँ निकल रही थी सारी, वो अमर को आज अलग ही दिख रही थी। मतलब उसको हर एक गाड़ी में ना कुछ डाउट सा दिख रहा था। उसको लगता था कि गाड़ी के ऊपर कोई बैठा है, या तो उसको अजीब सा लग रहा था। लेकिन अमर ये सारी चीज़ें इग्नोर कर रहा था, और सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सिर्फ मेरे माइंड का एक खेल है, मतलब ये मेरे माइंड का डाउट है, बाकी एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमर को शायद नहीं पता था कि वो सारा उसके माइंड का फिक्स सेंस उसको कुछ बता रहा था जो शायद अमर नहीं समझ पा रहा था। अब धीरे धीरे रात बीतने लगी। मैनेजर बाहर आता है और कहता है कि अमर, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ घर पे, और सुबह 5:30-6 बजे तक आ जाऊँगा, क्योंकि ये अमर का जो शिफ्ट होता था वो 8 बजे ख़त्म होता था। तो बोला उसके पहले मैं आ जाऊँगा और फिर 8 बजे तुम जाना। तो अमर तो पहले एक बार अनकंफर्टेबल हो जाता है कि मतलब अभी बॉस भी चले जाएंगे, जो मैनेजर था वो चले जाएगा, तो मैं अकेले कैसे रहूँगा, क्योंकि आज उसको अनकंफर्टेबल पहले से लग रहा था। लेकिन फिर भी अमर कहता है ठीक है जाओ। और बॉस कहता है कुछ दिक्कत हो तो मतलब बगल में एक थोड़ा दूर 1-1.5 किलोमीटर पे एक घर था, बोला वहाँ पे चले जाना तुम बंद करके अगर कोई दिक्कत लगे। तो अमर बोलता है ठीक है। बॉस चले जाता है। बॉस भी पैदल जाता है क्योंकि उस समय बाइक बॉस के पास भी नहीं थी, वो जो मैनेजर था। अब अमर का एक्चुअल टाइम स्टार्ट होता है जो अमर को सच में एक अलग दिशा में लेके जाता। अमर पंप पे बैठा रहता है और वो सामने देखते रहता है, जितनी भी गाड़ियाँ आ जा रही थी अमर को डरा रही थी आज। मतलब लिटरली अमर डर रहा था ये सारी चीज़ें करने में। अब अचानक से अमर देखता है कि एक ब्लैक कलर की गाड़ी है जो उसके पेट्रोल पंप की तरफ मुड़ी है। मतलब मेन रोड से एक ब्लैक कलर की गाड़ी उसके पंप की तरफ मुड़ी है। अमर जैसे ही देखता है ना, ये बहुत कॉमन सी बात थी कि अमन ऐसे गाड़ियों को रोज़ देखता था, ऐसी गाड़ियाँ भी आती थी, लेकिन आज अमन इस गाड़ी को देख के डर सा गया।
जैसे ही गाड़ी आई, पंप के पास खड़ी हुई, अमर अपनी चेयर से उठता है और उस गाड़ी के पास जाता है तो अंदर से एक आवाज़ आती है, टैंक फुल कर दो। अमन ना देख पाता है कि अंदर कौन है और ना ही अंदर से ऐसे कुछ विजिबिलिटी दिखती है। पूरा ब्लैक कांच लगा होता है और पर्दा एक ऊपर से शीशे के लगा होता है। अब अमन चाह के भी अंदर नहीं देख पा रहा था। अमन उनका टैंक ऑटोमेटिक खुलता है और अमन गाड़ी में ये डीजल भर देता है। अब जब डीजल भर के ख़त्म होता है तो अमन आके फिर पैसे के लिए पूछता है कि आपका इतना हुआ, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। अमर फिर से उनको नोक नोक करता है उनके विंडो के ग्लास पे और कहता है कि आपका इतना पैसा हुआ, लेकिन अंदर से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता। और अमर अंदर से अब डर जाता है एकदम कि आखिर ये क्या है, ना अंदर कोई दिख रहा है और ना ही अंदर से कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और अमर 2 मिनट वही खड़े हो जाता है, सोचता है कि होगा कोई निकाल रहा होगा या तो काउंट कर रहा होगा। तब तक वो गाड़ी ऐसे थोड़ी सी पीछे होती है। अमर वहाँ पे खड़े खड़े सिर्फ देख रहा होता है कि क्या कर रहा है। और मेन ग्लास आगे वाला खुलता है और उसके ऊपर से एक ब्लैक पर्दा लगा होता है और वहाँ से एक हाथ बाहर निकलता है और अमर को मतलब अमर की तरफ आगे बढ़ता है। अमर देखता है हाथ एकदम कंकाल जैसा दिख रहा है। मतलब हाथ ऐसे रियल ह्यूमन जैसे दिख ही नहीं रहा, वो एकदम कंकाल जैसा दिख रहा है। और अमर की तरफ जब आगे बढ़ रहा था ना तो हाथ उसको एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा लग रहा था। अमर जैसे ही ये सारी चीज़ें देखता है, अमर चिल्ला उठता है वहाँ पे। लेकिन कार से हंसने की आवाज़ आती है और अमर पैसे जब हाथ में लेता है उनके हाथ से तो पैसे एकदम बर्फ़ जैसे ठंडे होते हैं। अमर उस पैसे को लेता है और डिसाइड करता है कि अब मैं तुरंत पेट्रोल अपना पंप बंद करूँगा और जाके वो जो 1.5 किलोमीटर घर है वहाँ पे रुकूंगा। लेकिन जैसे ही वो कार आगे बढ़ती है और मेन रोड पे आती है, अमन देखता है कि उधर से एक ट्रक आ रही है और कार उसके सामने जाके खड़ी हो गई और कार एकदम तेज़ी से उड़ती है हवा में। ट्रक उसको धक्का मार के चले जाता है। अमर ये देखता है तो अमर से रहा नहीं जाता। अमर वहाँ से दौड़ते हुए उस कार की तरफ जाता है और कार ऐसे पलटी हुई पड़ी रहती है। अमर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कार के दरवाजे के पास जाके दरवाज़ा खोले और देखे कि अंदर कौन है। लेकिन अमर ना चाहते हुए भी ये करा क्योंकि वो बहुत काइंड नेचर का था। वो चाह रहा था कि अंदर अगर कोई हो तो वो बच जाए। अमर जैसे ही जाके दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ से सिर्फ उसको एक पूरा कंकाल निकलता है बाहर। अमर जैसे ही ये देखता है ना, मानो वो एकदम डर सा जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि अमर के आसपास जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी, क्योंकि वो मेन रोड था तो इक्का दुक्का गाड़ियाँ तो जा ही रही थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ जब देखता ना तो हॉर्न बजाते हुए आगे चले जाता। अमर को समझ नहीं आ रहा था कि एक गाड़ी पलटी पड़ी है लेकिन कोई उसको बचाने के बजाय मेरी तरफ देख के घबराया हुआ हॉर्न बजाते हुए आगे चला जा रहा था। अमर अब एकदम डर चुका था और अब इस समय बज रहे थे रात के 1। और अमर उस गाड़ी के नीचे ऐसे झुक के देख ही रहा था। तब तक अमर को पीछे से ऐसे कंधे पे कोई हाथ रखता है। भाई, अमर पीछे मुड़ने से पहले एक समय के लिए मानो कि उसकी सांसें थम गई। अमन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि एक आदमी खड़ा है जो जिसका मुंह पूरा ऐसे थोड़ा सा ढका हुआ है और उसका हाथ भी पूरा वैसे ही दिख रहा है कंकाल जैसे, जैसे अभी उसने गाड़ी में देखा था। और अमन उसकी तरफ जब मुड़ के देखता है तो उसका पूरा मुंह तो विजिबल नहीं होता है क्योंकि रोड पे लाइट नहीं होती। अमन उसके हाथ को देखता है तो ऐसे तेज़ी से झटक देता है और वो आदमी हंसने लगता है। और जब अमन उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि ये उसके मामा हैं जिनको वो गांव में छोड़ के आया था। अमन को अब एकदम अंदर से घबराहट होने लगती है कि मामा इतनी रात को यहाँ पे कैसे आए और मामा को पता कैसे चला कि मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। लेकिन फिर भी अमर को अंदर से थोड़ी सी साहस मिलती है और अमर को लगता है कि चलो अब कोई अपना है जिसकी वजह से वो पेट्रोल पंप बंद नहीं करता। वो कार वहाँ पे वो दोनों मतलब वो अपने मामा को बताता है कि ये कार गिर गई है और यहाँ पे अंदर कोई है और किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो अमर के मामा उसकी तरफ देख के हंसते हैं, कहते कौन सी कार, यहाँ तो कोई कार नहीं है। अमर एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या है। अमर देखता है तो सच में सामने उसको कोई कार नहीं दिखती, सिर्फ वहाँ पे दिखता है तो एक कांच का टुकड़ा। अमर अब सच में एकदम अंदर से डर गया था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
और अभी तक तो यहाँ पे कार थी, मैंने उसमें डीजल भी डाले, आखिर वो कार गई कहाँ। लेकिन अमर अपने मामा का साथ थोड़ा पाता है, तो अमर को लगता है कि चलो जो भी था, हो सकता है कोई बला हो, टल गई हो। लेकिन अमर को नहीं पता था कि ये बला टली नहीं है, बल्कि ये बला तो अभी स्टार्ट हुई है। अमावस्या की रात का 2 बज चुका था। अमर जल्दी जल्दी आता है अपने कैबिन की तरफ और बोलता है कि अब पेट्रोल पंप बंद कर देता हूँ और कैबिन में बैठेंगे मामा के साथ और थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि मामा यहाँ तक आ गए। और उसके मामा के अंदर उसने एक चेंज और देखा कि उसके मामा का पैर थोड़ा सा गड़बड़ था पहले, लेकिन अब पैर एकदम ठीक दिख रहा है। और मामा का पैर ना थोड़ा सा उल्टा टाइप का दिख रहा है, जो पहले से ही था, लेकिन अब थोड़ा सा और भी अलग दिख रहा था। अमर को अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन अमर मामा के सामने वो सारे क्वेश्चंस करता नहीं है। अमर मामा को कहता है कि मामा आपके पैर कैसे ठीक हुए। तो मामा बताते हैं कि गांव में मैंने एक वैद्य को दिखाया था और उन्होंने दवा दिया, जिसकी वजह से पैर पूरे ठीक हो गए। अमर समझ नहीं पाता इस बात के लिए खुश हूँ या तो फिर मैं दुखी हूँ कि मामा के पैर ठीक हो गए, क्योंकि अलग ही दिख रहे थे उसके मामा। अमर का मन नहीं मानता, वो जो गाड़ी में डीजल डाला था उसके पैसे जो मिले थे, अमर ले जाके कैश काउंटर के ड्रॉअर में रखा था। अमर जाता है वो पैसे को देखने के लिए और अमर देखता है कि वो पैसे नहीं है, बल्कि पीपल के पत्ते में बदल गए हैं वो सारे। और वहाँ पे एकदम अलग सा एक ना ऐसे हिड दिख रहा है उसको। भाई ये अमर देखता है तो अंदर से एकदम ब्लैंक हो जाता है, लेकिन वो अपने मामा को ये सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता था। उसको लगता था कि मामा इतने दिन बाद मिले हैं मुझे, और हो सकता है कि ये मेरा कुछ ऐसे डाउट हो या क्या था, वो सोच रहा था कि इसको कल मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैं मामा को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अमर अपने मामा के साथ बैठता है। अब उसके मामा उसको खा जाने वाली नज़र से देख रहे थे, मतलब एकदम डेंजरस टाइप से उसके मामा उसको देख रहे थे। अमर अपने मामा से कहता है कि मामा आपकी तबीयत तो ठीक है, क्योंकि मामा की आंखें पूरी उल्टी हुई थी और उनके पैर भी, पैर की उंगलियां पूरी अलग थलग थी और उनका हाथ पूरा ना एकदम कंकाल जैसे दिख रहा था, मतलब ऊपर के सारे चमड़े छिल गए थे, ऐसा पूरा दिख रहा था। अब धीरे धीरे अमर को डाउट होने लगता है कि ये क्या हो रहा है। अब अमर की एक आदत थी कि अमर जैसे ही रात को सोता था, तो सोने के पहले वहाँ कैबिन में एक हनुमान जी की मूर्ति रखी है और वहाँ पे जाके वो बोलता था, मतलब हनुमान चालीसा, सब सुख रहे तुम्हारी करुणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये बात बोल के ही डेली सोता था, क्योंकि उस भरे जंगल के पेट्रोल पंप में थोड़ा डर तो सारे इम्प्लॉय को लगता था, और यही कारण था कि वहाँ कैबिन में एक हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। अब जैसे ही वो कपाट खोलता है और हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है और यही कहता है, सब कुछ सब सुख रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और जैसे ही ये वर्ड बोलता है, मानो उसके मामा को एक ऐसे आग लवट लगी हो और उसके मामा तेजी से चिल्ला उठते हैं, क्या कर रहा है तू। भाई अमर जब घर पे था तो उसके पूरे घर वाले बहुत बड़े भक्त थे, भगवान को मानने वाले थे, भगवान की पूजा करते थे। इवन मामा तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे भगवान से, लेकिन ये हैबिट मामा की उसको कुछ समझ नहीं आई। वो मामा की तरफ देखता है और खुशी से बताता है कि मामा, इस भरे जंगल में मुझे हमेशा डर लगता है, या तो यहाँ पे जितने भी इम्प्लॉय काम करते हैं उनको थोड़ा डर सा लगता है, और यही कारण है कि हम लोग यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति रखे हैं कि जब रात को हमको डर लगता है या तो हम सोने जाते हैं तो हम यहाँ आके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और हमको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। मामा बोलते हैं ये सारी फालतू की बातें हैं, ये मूर्ति यहाँ से हटा दे। जैसे ऐसे लग रहा था ना कि मूर्ति का कपाट खुलते ही मामा को वहाँ से कुछ ऐसी एनर्जी निकल रही जो मामा को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रही है, और उसके मामा काँप रहे थे। अमर को लगता है कि भाई मामा को क्या हुआ, पहले तो मामा ऐसे कुछ रिएक्ट नहीं करते थे। अब अमर क्या करता है कि बिना कुछ सोचे समझे हनुमान जी का जो कपाट था उसको बंद कर देता है। हनुमान जी का कपाट बंद करता है। अब मामा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगते हैं, लेकिन उनका गुस्सा एकदम सर चढ़ गया था और बोलते हैं अमर को कि केबिन के बाहर चल, वहाँ पे बैठते हैं। तो अमर कहता है कि रात हो गई है मामा और आज मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है, तो आज हम यहीं पे बैठते हैं और यहीं सोते हैं, और फिर सुबह चलेंगे जहाँ उसका रूम था वहाँ पे चलेंगे, फिर वहाँ से अपना बातचीत होगा। लेकिन अमर के मामा नहीं मानते, वो बार बार केबिन के बाहर निकल जा रहे थे। लेकिन अमर अभी इतना दिमाग लगाता है, मानो भगवान की शक्ति थी, या तो अमर अपना दिमाग लगाता है, केबिन से बाहर अमर नहीं निकलता। अमर यही डिसाइड करता है कि आज रात कुछ भी हो जाए मैं केबिन से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि अमर को एक फिक्स सेंस बता रहा था कि अगर कुछ बाहर हुआ या बाहर गए तो कुछ अलग हो जाएगा। अमर के मामा बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि अमर आ जा, मैं तुमको लेने ही आया हूँ। तो अमर कहता है मामा हम सुबह चलेंगे, आप आ जाओ, अभी सोते हैं।
अमर के ना निकलने के बाद अमर के मामा फिर से केबिन में आते हैं और अमर वहाँ पे एक सोफ़ा रखा रहता है, वहाँ पे लेट जाता है। अमर के मामा कुर्सी पे ऐसे दो कुर्सी लगा के ऐसे लेटते हैं और अमर की तरफ देखते रहते हैं। जैसे ही अमर की थोड़ी सी आँख लगती है, अमर देखता है कि उसके गले के पास किसी का हाथ आ रहा है और जैसे ही अमन चिल्ला के उठता है, देखता है उसके मामा खड़े हैं और हंस रहे हैं। अमर को समझ आ जाता है पूरा कहानी कि ये मेरे मामा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा है जो आज रात मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकता है। अमर जल्दी से उठता है और अपने मामा को कहता है, मामा ये क्या कर रहे हो? मामा कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं मजाक कर रहा था, और मामा तेजी से हंसने लगते हैं। लेकिन ये हंसी कोई आम हंसी नहीं थी। ये हंसी ऐसी थी जो एक हा 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 ऐसे आती नहीं, घोस्ट वाली हंसी, भूतों वाली हंसी आती है, वैसे ही ये हंसी आ रही थी। अमर एकदम अंदर से ब्लैंक हो जाता है और उसके मामा ज़बरदस्ती उसको हाथ पकड़ के बाहर लेके जाते हैं। तो अमर जब यहाँ पे मूर्ति लेके आ रहा था अपने किसी तांत्रिक के पास से, तांत्रिक नहीं ऐसे बोल दो, किसी मंदिर से लेके आ रहा था हनुमान जी की मूर्ति जो उसने बैठाया था कैबिन में। तो उसने एक उसको ये भी दिया था, रक्षा सूत्र दिया था। उसने कहा था जब कभी आपको लगे कि डर लग रहा है तो ये रक्षा सूत्र बांध लेना, सारा डर खत्म हो जाएगा। अमर क्या करता है, अमर को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और अमर के मामा जब उसको घसीट के बाहर लेके जा रहे थे ना, तो अमर तेजी से अपना उनका हाथ झटकता है और आता है, कपाट फिर से खोलता है, और कपाट खोलने के बाद अमर वहाँ पे रखा रक्षा सूत्र ढूंढने लगता है। ढूंढने के बाद उसको रक्षा सूत्र मिलता है और उसने धीरे से अपने पूरे कलाई में बांध लिया। अब जैसे ही वो कलाई में बांधता है तो मानो अमर को थोड़ी पावर सी मिल गई, और अमर जब देखता है केबिन के बाहर तो उसके मामा वहाँ पे एकदम तेजी से ऐसे, मतलब ना ऐसे कैसे होता है ना कि तेजी से ऐसे इरिटेट हो जाए, ऐसे इरिटेट हो रहे थे और तेजी से अमर को बुला रहे थे, बाहर आ बाहर आ, ऐसे करके अमर को बुला रहे थे। अब मैं तुझे लेने आया हूँ, बाहर आ। अमर की हालत एकदम ख़राब हुई थी, लेकिन अमर को भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था कि भगवान उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। अमर कैबिन से बाहर नहीं निकलता, ये उसकी सबसे प्लस पॉइंट थी कि वो कैबिन से बाहर नहीं निकला। अमर वहीं पे कैबिन पे बैठे रहता है, ना अमर को नींद आती है ना कुछ आता। अमर वहाँ पे कंटिन्यूअस हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और अमर के जो मामा थे धीरे 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 कैबिन से दूर जाते हुए दिख रहे थे अमर को। और अमर एक मिनट के लिए सोचा भी कि बाहर निकल के देखूँ कि मामा कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अमर की हिम्मत नहीं पड़ी। अमर सोचा कि अगर ज़िंदगी बचेगी तो लाख पाएंगे और मामा का हाल बाद में पूछेंगे, लेकिन अभी तो उसका प्रायोरिटी था ज़िंदगी बचाना। अमर देखता है कि बाहर उसको फिर से वही कार दिखती है, जो कार गिरी थी ना, एक्सीडेंट हुआ था जिसका, बाहर उसको फिर से वही कार दिखती है जो अभी थोड़े टाइम पहले गिरी थी। और वहाँ पे पेट्रोल पंप के बाहर वो डीजल का जो होता है ना बॉक्स, वहाँ पे आके खड़ी होकर हॉर्न मार रही थी। मतलब ऐसे दिख रहा था कि वो कोई आया है डीजल लेने के लिए। अमर देखता है कि वो कार वहाँ से टस से मस नहीं हो रही, बल्कि वहाँ से कंटिन्यूस हॉर्न आ रहा है, और इस समय रात के बज रहे थे 3। अमर फिर भी डिसाइड करता है कि आज मेरी नौकरी चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कैबिन से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि ये कुछ ऐसे छलावा है या तो कुछ षड्यंत्र उसके साथ रचा जा चुका है। लेकिन अमर को ये नहीं पता था कि आज जो है अमावस्या की रात है। अमर बहुत टाइम तक देखता है, वो उसको दिखती रहती है कार, और वहाँ से हॉर्न बजते रहते हैं और दरवाज़ा खुलता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है वहाँ पे, लेकिन अमर बाहर नहीं जाता। धीरे धीरे 4 बज जाते हैं और सुबह होती है और उसका बॉस आ जाते हैं। अमर लेकिन सोता नहीं, अमर पूरा एकदम, मतलब एकदम डरा सा होता है। उसके जो मैनेजर होते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक जब आते हैं, तो अमर उनको कुछ बताए बिना बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। अमर के मैनेजर समझ नहीं पाते, पूछते हैं क्या दिक्कत है, लेकिन अमर कुछ नहीं बताता, रक्षा सूत्र हाथ में लेता है और तुरंत अपने घर पे आता है, अपना कपड़ा पैक करता है। जाते जाते उसके मैनेजर ने उसको कुछ पैसे दिए और वो सब लेके अपने घर की तरफ चल देता है। अमर जब अपने घर पहुंचता है गोरखपुर, और जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे पहुंचता है, अपनी मम्मी को देख के वो तेज़ी से रोने लगता है। अमर की उम्र भी अभी 24 साल थी। अपने मम्मी को देख के तेज़ी से रोने लगता है, और उसकी मम्मी उसको अंदर लेके जाती हैं, तो पूछता है मामा का है। तो उसकी मम्मी रोने लगती है अब, और बताती हैं कि मामा का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। जो सामने वाला तालाब है वहाँ पे उनको किसी ने ले जाके और पानी में डुबो के उनका मतलब मर्डर कर दिया। और तब से मामा हर दिन हम लोगों को घर के बाहर दिखते हैं, और हर दिन मामा मतलब ऐसे गांव वालों को डराते हैं। और कल तो मेरे सपने में भी आए थे और कह रहे थे कि मैं अमर से मिलने जा रहा हूँ और अमर को अपने साथ लेके जाऊँगा। उसकी माँ बहुत घबराई हुई थी अमर की। अमर अपने मम्मी को पूरी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और उस रात उसने क्या देखा। अमर की मम्मी अमर को अपने सीने से लगाती है और तेज़ी से रोने लगती है, और अमर को कहती हैं कि हम आज ही किसी तांत्रिक के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। अमर अपना बैग रखता है और अपनी मम्मी के साथ और अपनी बहन के साथ सीधा तांत्रिक के पास जाता है, और तांत्रिक ने उसको बताया कि तुम्हारे मामा
राक्षस बन गए हैं, ब्रह्म राक्षस बन गए हैं, और वो कम से कम 3 लोगों को अपने साथ और लेके जाएंगे। और अगर इससे बचना है तो आज ही एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, और कल रात तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला था, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो तुमको खत्म कर देता, लेकिन हनुमान जी की शक्तियों ने तुमको बचा के रखी थी। अमर एकदम अंदर से डर सा जाता है और एक बार फिर से हनुमान जी का नाम लेता है, और अमर उस तांत्रिक को कहता है कि आज ही आप वो पूजा कर दीजिए। अमर तांत्रिक को अपने घर पे लेके आता है और मामा का फोटो सामने रखता है, और वो पूजा स्टार्ट करता है। और जब पूजा स्टार्ट करता है तो एक पूरी एनर्जी सी आती है पूरे घर में, और वो पूरा ऐसे मतलब वहाँ के बर्तन गिरने लगते हैं, घर थोड़ा सा हिलने डुलने लगता है, पूरी एनर्जी आती है, और धीरे 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 करके वो एनर्जी शांत होती है। तांत्रिक एक वो जो पूरी एनर्जी थी, तांत्रिक ऐसे बताता है कि एक बॉटल में भरता है और वो लेके जाता है। अब अमर और उसकी फैमिली को तांत्रिक बताता है कि अब आप सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमर अपने मम्मी के पास बैठता है और अपने बहन के साथ अमर अब थोड़ा सही सांस लेता है और सोचता है कि चलो बला मेरे ऊपर से टल गई। अमर अपने मामा की यादों में थोड़ा सैड भी होता है, लेकिन फिर भी हनुमान जी के सामने जाके हनुमान जी की मूर्तियों के सामने अपना माथा टेकता है और हनुमान जी को लाख लाख धन्यवाद कहता है कि आपने मुझे बचा लिया। अमर की लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही है, अमर की शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, लेकिन अमर आज बहुत बड़ा हनुमान भक्त है। अमर कहता है कि पूरी ज़िंदगी में आज तक उसने सिर्फ हनुमान की भक्ति की है, क्योंकि हनुमान जी ना ही उसको एक नया जीवन दिए हैं, बल्कि हनुमान जी ने दिखाया है कि वो अपने भक्तों की रक्षा कैसे आके करते हैं और अपने भक्तों को कभी भी ऐसे किसी घोस्ट या तो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ने पे अकेले नहीं छोड़ते। वीडियो ख़त्म होती है। कैसा लगा आपको स्टोरी, अमर की स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार कमेंट में जय हनुमान ज़रूर लिखना।